हेलो हाय नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एसएससी सीजीएल 2026 के जीके जीएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज में एसएससी सीजीएल 2025 के टॉप 500 जीके जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज हम लोग सेट 14 को डिस्कस करने जा रहे हैं। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। पीडीएफ ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल द जीके 360 पर शेयर कर दी गई है, आप इसे चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इट्स फर्स्ट फेज मिड 1960 टू 1970 वाज लार्जली इनफेक्टिव इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। हरित क्रांति अपने प्रथम चरण 1960 के दशक के मध्य से 1970 के मध्य तक किस क्षेत्र में काफ़ी हद तक अप्रभावी रहा, इनइफेक्टिव रहा, यानी उसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। ऑप्शन है पंजाब, तमिलनाडु, बिहार और हरियाणा। तो आपको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन इसका टाइम पीरियड जो है वह है मिड 60 से 1965 से 1975 के बीच का। इसका टाइम पीरियड 1965 से 75 के आसपास का है। इसमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टफुल रहा, उसमें राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है। इसे हाईली सक्सेसफुल, यहाँ पर ये हाईली सक्सेसफुल किया। लेकिन यह बिहार में यह अनसक्सेसफुल रहा। इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न था लैक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। जो उच्च गुणवत्ता के सीड्स जो थे वह यहाँ कम पहुँच पाए थे। फार्मर्स के बीच अवेयरनेस कम था, लो फार्मर्स अवेयरनेस। फार्मर्स को, किसानों के बीच इतना अवेयरनेस नहीं था कि इसका फ़ायदा क्या होगा। इसके वजह से हुआ साउथ के भी कुछ राज्य में, जैसे तमिलनाडु में हरित क्रांति जो है वह सेकेंड फेज में सक्सेसफुल की है, सेकेंड फेज में जाकर सक्सेस किए हैं। तो राइट आंसर हो गया बिहार, यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज पी इन एलपीजी रिफॉर्म स्टैंड्स फॉर। एलपीजी सुधारों में पी का क्या अर्थ है? ठीक है, ऑप्शन है प्लानिंग, प्राइवेटाइजेशन, प्रोडक्शन यानी उत्पादन, या पॉवर्टी गरीबी। आपको पता है हमारी जो नई आर्थिक नीति आई थी 1991 में, मनमोहन सिंह के द्वारा नई आर्थिक नीति को लागू किया गया था। नई आर्थिक नीति, इसमें मनमोहन सिंह क्या थे? तो ये वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। इनके द्वारा नई आर्थिक नीति लाई गई जिसमें हमारे अर्थव्यवस्था को ओपन किया गया विश्व के सारे देशों के लिए। और भारत में एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए, जिसमें एल को लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, और ग्लोबलाइजेशन, यानी हमारी अर्थव्यवस्था अब क्लोज्ड इकोनॉमी से ग्लोबल हो गई। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, यानी बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, हाउ डज सैटेलाइट इमेजरी हेल्प इन मैनेजिंग नेचुरल डिजास्टर इन इंडिया। भारत में प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन में उपग्रह के चित्रण किस प्रकार सहायक हैं? तो सैटेलाइट के द्वारा हम क्या करते हैं, रियल टाइम डेटा को यूज कर पाते हैं। तो राइट आंसर होगा बाय प्रोवाइडिंग रियल टाइम डेटा ऑन फ्लड्स, साइक्लोन एंड ड्राउट्स। बाढ़, चक्रवात और सूखे पर वास्तविक समय पर डेटा प्रदान करके, जैसे फ्लड मैपिंग किया जाता है, फ्लड मैपिंग जिसमें रियल टाइम पर वाटर लेवल को चेक करते हैं, तो सैटेलाइट से इसका पता चल जाता है। साइक्लोन ट्रैकिंग होता है, साइक्लोन ट्रैकिंग यह सब सैटेलाइट से ही होता है। ड्राउट मॉनिटरिंग, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो इंडिया का सैटेलाइट है उसे कहते हैं इनसेट और रीसेट। यह क्या है? डिजास्टर मैनेजमेंट सैटेलाइट्स है।
डिजास्टर मैनेजमेंट सैटेलाइट है। ठीक है, याद रखिएगा, इस पर सवाल पूछा जाता है इनसेट के बारे में, तो डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्सेस इज ऑल्सो कॉल्ड ए लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स। किस कम्प्लेक्स को प्रकाश संश्लेषण कम्प्लेक्स भी कहा जाता है? ऑप्शन है एंटीना कॉम्प्लेक्स, एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम कॉम्प्लेक्स या स्प्लिसियोसोम कॉम्प्लेक्स। तो राइट आंसर क्या होगा? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इसका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का एंटीना कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? एंटीना कॉम्प्लेक्स को लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जिसमें क्लोरोफिल और जो जरूरी पिगमेंट्स है उसको लाइट कैप्चर करते हैं। क्लोरोफिल और जो इम्पोर्टेंट सहायक पिगमेंट होते हैं, एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं, उसे लाइट कैप्चर करता है, लाइट कैप्चर करता है। तो राइट होगा एंटीना कॉम्प्लेक्स, ए इसका राइट आंसर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला कथन है, वर्तमान में भारत में कोई भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। बिल्कुल गलत। आपको पता है अंडमान निकोबार में सक्रिय ज्वालामुखी है। इंडिया में एक्टिव वोल्केनो है, कहाँ? तो इसका नाम है बैरन। बैरन जो है वह अंडमान, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन अंडमान सी में है। ठीक है, और यह एक्टिव है। तो पहला कथन गलत है। सेकंड है, ज्वालामुखी विस्फोट का मुख्य कारण प्लेट टेक्टोनिक, ओरोजेनी और समुद्र तक फैलाव प्रक्रिया से जुड़ा है। तो राइट आंसर है, द मेन काउज ऑफ वोल्केनिक इरप्शन इज एसोसिएटेड विद द प्लेट टेक्टोनिक, ओरिगेनी एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग प्रोसेस। ओनली 2 इसका राइट आंसर है। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। आदित्य L1 टुक हाउ मेनी डेज टू रीच L1? L1 पॉइंट है जिसको लैग्रेंज पॉइंट कहा जाता है। आदित्य L1 को L1 तक पहुंचने में कितने दिन लगे? L1 को लैग्रेंज पॉइंट कहा जाता है। यह पॉइंट जो है यह सूर्य और पृथ्वी के बीच है, जहाँ से कि सूर्य का अवलोकन अच्छे से किया जाता है। तो याद रखिएगा, आदित्य L1 को इसको लॉन्च किया गया था सितंबर 2023 में। लॉन्च हुआ था 2 सितंबर 2023 में, और यह इंटर किया था 6 जनवरी 2024 को। ठीक है, तो टोटल जर्नी में टोटल टाइम जो था अप्रोक्सीमेट 127 डेज लगा था, 127 दिन लगा था। अब याद रखिएगा, इस पर सवाल पूछा जाता है, अर्थ से लैग्रेंज पॉइंट L1 की दूरी कितनी है? तो वह है 1.5 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, बी इसका राइट आंसर है 127। विच आर्किटेक्चरल स्टाइल प्रीडोमिनेंटली डिफाइन द चर्चेज ऑफ ओल्ड गोवा? पुराने गोवा के चर्चों को मुख्य रूप से कौन सी स्थापत्य शैली परिभाषित करती है? आपको पता है जो गोवा का चर्च है वह किसके द्वारा बनाया गया है? तो इसे पुर्तगालियों ने, पोर्चुगीज कॉलोनियल आर्किटेक्चर है। इसकी स्थापत्य क्या है? पोर्चुगीज कॉलोनियल आर्किटेक्चर है। ठीक है, इसकी शैली का क्या नाम है? तो इसकी शैली का नाम है बारोक एंड मेनुलिन। सी इसका राइट आंसर है। यह पोर्चुगीज गोथिक शैली और मेरी टाइम मोटिव्स दोनों मिलाकर बना हुआ है। जो मेनुलिन स्टाइल, यह क्या है? गोथिक शैली, पुर्तगीज की जो गोथिक शैली है, और मेरी टाइम मोटिव्स को मिलाकर बनाया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC प्राइमरली एम्स टू, समान नागरिक संहिता का उद्देश्य क्या है? अभी हाल में आपने काफ़ी चर्चा में सुना होगा।
तो आर्टिकल 44 में हमारे संविधान में यूसीसी का प्रावधान किया गया है डीपीएसपी के अंतर्गत। डीपीएसपी का मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके अंतर्गत ऑल रिलीजन्स के लिए इक्वल प्रावधान किया गया है, इक्वल पर्सनल लॉ। ऑल रिलीजन इक्वल पर्सनल लॉ इसका पर्पस है, पर्सनल लॉ, जिसके अंतर्गत विवाह, तलाक, उत्तराधिकार जैसे नागरिक मामलों पर एक समान कानून स्थापित करना है। इस्टेब्लिश यूनिफॉर्म लॉज ऑन सिविल मैटर्स लाइक मैरिज, डिवोर्स एंड इनहेरिटेंस। ठीक है, सबसे पहले उत्तराखंड में इसे लागू किया गया था 2024 में। भारत में टोटल 3 राज्य हैं, 3 स्टेट है जहाँ की अभी यूसीसी को लागू किया जा चुका है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु इज़ द प्रोमिनेंट लीडर ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट रिमेंबर्ड फॉर होइस्टिंग द इंडियन नेशनल फ्लैग एट ग्वालियर टैंक मैदान इन 1942। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वह प्रमुख नेता कौन थे जिन्होंने 1942 में मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। तो मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अरुणा आसफ अली ने 9 अगस्त 1942 को फ्लैग होस्टिंग की थी, झंडा फहराया था। अरुणा आसफ अली को ग्रांड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट कहा जाता है, इंडिपेंडेंस मूवमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया अरुणा आसफ अली। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, अंडर विच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन एंड हाउ लॉन्ग डू दिस लास्ट। जब संसद सत्र में ना हो तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं और यह कितने समय तक लागू रहता है। आपको पता है अध्यादेश जो है आर्टिकल 1, 2, 3 के अंतर्गत 1, 2, 3 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, वहीं आर्टिकल 213 के अंतर्गत गवर्नर राज्य में यानी राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश जारी करने के बाद जब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं तो पार्लियामेंट के फर्स्ट 6 वीक तक यह इफेक्टिव रहता है। ठीक है, तो आर्टिकल 1, 2, 3 संसद के पुनः संवेद होने तक उसके 6 सप्ताह तक यह एक्टिव रहता है। उसके बाद पार्लियामेंट अगर उसे आगे कंटिन्यू करना चाहती है तो उसके लिए कानून बनाएंगे, अदरवाइज वह वहीं पर समाप्त हो जाएगा, उसका टाइम पीरियड समाप्त हो जाएगा। यदि पार्लियामेंट उसे अप्रूव नहीं करती है तो वह लैप्स कर जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल 1, 2, 3 अंटिल पार्लियामेंट रिकन्वेंस और 6 वीक्स देयर आफ्टर। तो ए इसका राइट आंसर है। रीडिंग द रूरल अर्बन लिंकेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। ग्रामीण शहरी संबंधों में कौन सा कथन सही है। पहला है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा में रहते हैं। तो गलत है। जो ग्रामीण संरचना है, भारत की जो ग्रामीण संरचना है वह एक कॉम्प्लीमेंट्री की तरह काम करती है, यानी प्रतिस्पर्धा नहीं करती है बल्कि वह एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। शहर के साथ ग्राम जो है वह कॉम्प्लीमेंट्री होता है। सेकंड है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र एक दूसरे के पूरक हैं, बिल्कुल सही है। थर्ड है, व्यापारिक संबंधों के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच वस्तुओं का निरंतर आदान प्रदान होता है, कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी थ्रू ट्रेड। ग्राम से क्या होता है, वस्तुएं शहर की तरफ जाती है। तो तीसरा कथन भी सही है, राइट आंसर होगा 2 और 3 यानी सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू मिनरल ऑयल प्रोडक्शन इन इंडिया। भारत में खनिज तेल उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला कथन है, अंकलेश्वर, कलोल, मेहसाना और कोसांबा
महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। गलत है। अंकलेश्वर गुजरात में है, मेहसाना हरियाणा में है। तो पहला कथन तो गलत है, गलत हो गया, पहला कथन गलत है। सेकंड है मिनरल ऑयल डिपॉजिट हैव बीन फाउंड इन कृष्णा गोदावरी बेसिन इन साउथ इंडिया। कृष्णा गोदावरी बेसिन में, दक्षिण भारत में कृष्णा गोदावरी बेसिन में खनिज तेल के भंडार पाए गए हैं। ठीक है, तो दूसरा कथन सही है, राइट आंसर है ओनली 2 इज करेक्ट, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन हाउ मेनी सेपरेट ओकेजन हैज इंडिया बीन टू कंट्री ऑर्गेनाइज द एशियन गेम्स। भारत कितनी बार एशियाई खेलों का आयोजन करने वाला देश रहा है, मतलब अब तक कितनी बार एशियन गेम्स का आयोजन भारत के द्वारा किया गया है। तो सबसे पहला तो फर्स्ट एशियन गेम्स जो था फर्स्ट 1951 में नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, न्यू दिल्ली में, तो एक बार तो हो गया। सेकंड 2026 में इसका आयोजन किया जाना है अहमदाबाद में। तो राइट आंसर हो गया 2, बी इसका राइट आंसर है। इन विच स्टेट इज द डांस फॉर्म पंडवानी। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। पंडवानी नृत्य किस राज्य में किया जाता है, किस राज्य से संबंधित है। तो यह छत्तीसगढ़ का फोक डांस है। ठीक है, जिसमें फोक डांस है, इसमें महाभारत की कहानियों का मंचन किया जाता है। महाभारत की कहानी का नाटकीय रूप में मंचन किया जाता है, गाया जाता है। इसकी प्रमुख जो कलाकार हैं, उनका नाम है तीजन बाई। काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है तीजन बाई, जो कि फेमस पंडवानी आर्टिस्ट है। इन्हें पद्म विभूषण भी मिला है। याद रखिएगा, यह सोलो वोकल परफॉर्मेंस स्टाइल में किया जाता है, परफॉर्मेंस स्टाइल में। तीजन बाई क्या करती थी, सोलो करती थी। तो राइट आंसर हो गया छत्तीसगढ़ यानी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द ऋग्वेद व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर ए कलेक्शन ऑफ हिम्न। ऋग्वेद में भजनों के संग्रह के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। आपको पता है ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462। इसे मंत्र भी कहा जाता है, हिम्न इसे ही कहा गया है। तो भजनों के संग्रह को मंत्र कहा गया है। इसे ऋचा भी कहा जाता है। तो राइट आंसर हो गया, राइट आंसर है सूक्त यानी सी। इन बास्केटबॉल हाउ मेनी प्लेयर्स यूजुअली मेकअप ईच टीम ऑन द कोर्ट ड्यूरिंग ऑफिशियल प्ले। बास्केटबॉल में आधिकारिक खेल के दौरान कोर्ट पर प्रत्येक टीम पर कितने खिलाड़ी होते हैं। सीधा सवाल है कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं। तो 5 प्लेयर जो होता है प्रत्येक टीम में होता है, 5 प्लेयर एवरी टीम में होता है। ठीक है, तो टोटल स्क्वाड में 12 प्लेयर होते हैं, याद रखिएगा। टोटल जो इनका स्क्वाड होता है उसमें 12 प्लेयर्स होते हैं। तो सवाल में पूछा गया है आमतौर पर कितने खिलाड़ी कोर्ट पर होते हैं, तो राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज वन मेजर प्रोविजन इंट्रोड्यूस बाय द पिट इंडिया एक्ट ऑफ 1784 कंसर्निंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा निदेशक मंडल के संबंध में प्रस्तुत एक प्रावधान क्या था। तो प्रावधान था इट मेड देम अकाउंटेबल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन सिविल मिलिट्री अफेयर्स। इसने इन्हें नागरिक सैन्य मामलों में ब्रिटिश सरकार के प्रति जवाबदेह बनाया। तो इसमें क्या किया गया था, इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल 2 बनाया गया था। पिट्स ऑफ इंडिया जो एक्ट था, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को 2 भाग में बांटा गया था। पहला था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जिसमें कमर्शियल अफेयर्स होते थे, व्यापारिक मामले, कमर्शियल अफेयर्स होते थे। और दूसरा होता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसमें
जो सिविल मामले होते थे, सिविल मिलिट्री के मामले, जिसका कि नियंत्रण ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति होता था। जो डायरेक्टर्स होते थे वह ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति अकाउंटेबल होते थे। तो इसमें ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया था, ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया था। तो राइट आंसर हो गया सी। अगला सवाल, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द ओशियन ऑफ चर्न? द ओशियन ऑफ चर्न संजीव सान्याल की बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संजीव सान्याल, इंडियन ओशियन की हिस्ट्री पर यह बुक लिखी गई है, इंडियन ओशियन पर यह बुक लिखी गई है। मैरी टाइम ट्रेड कैसे होता है, मैरी टाइम ट्रेड पर आधारित है। ठीक है, ये भारत के प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र थे, प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है संजीव सान्याल, यानी ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट द नेशनल गेम्स इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय खेलों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इंडियन ओलंपिक गेम्स बिगेन इन 1924, 1924 में लाहौर में शुरू हुए थे। किसके एफर्ट से? नोहरेन और बक के एफर्ट से। तो पहला कथन सही है। दूसरा है, रीनेम्ड एज नेशनल गेम्स इन 1940 आफ्टर द 10th एडिशन इन न्यू दिल्ली। बिल्कुल सही है, 1940 में जो 10th नेशनल गेम्स हुए थे नई दिल्ली में, तो इसका नाम बदलकर नेशनल गेम्स कर दिया गया था। तो राइट आंसर हो गया ओनली स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ करेक्ट। इसका राइट आंसर है बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, सी इसका राइट आंसर है। विच ऑल इंडिया सर्विस टू अलॉटेड टू स्टेट कैडर बट कंट्रोल ज्वाइंटली बाय सेंटर एंड स्टेट? कौन सी अखिल भारतीय सेवा राज्य संवर्गों को आवंटित की जाती है लेकिन केंद्र और राज्य द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित की जाती है? तो भारत में जो ऑल इंडिया सर्विस है, ऑल इंडिया सर्विस, इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो इसके अंतर्गत आते हैं आईएएस, आईपीएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेन सर्विस। ठीक है, जिसे आर्टिकल 312 के द्वारा राज्यसभा के 2/3 बहुमत से जितने भी ऑल इंडिया सर्विस है उसका सृजन किया जा सकता है। तो 2/3 बहुमत से राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है, अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। सवाल में क्या पूछा गया है कि वह कौन सी सेवा है जिसे कि राज्यों को आवंटित किया जाता है और नियंत्रण जो है वह केंद्र के द्वारा होता है, तो होता है आईएएस। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रैक्टिस इन द पार्लियामेंट वेयर द डिमांड्स फॉर ग्रांट आर पुट ए वोट आफ्टर द पैसेज ऑफ द टाइम लिमिट ऑफ फॉर डिस्कशन इज कॉल्ड? संसद में वह प्रथा जिसमें अनुदानों की मांग पर चर्चा के लिए समय सीमा बीत जाने के बाद मतदान कराया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है गिलोटिन। गिलोटिन क्या होता है? टाइम लिमिट इंड हो जाता है, ठीक है, और बिना डिस्कशन के, समय बीत जाने के कारण बिना डिस्कशन के मतदान कराया जाता है, तो उसे गिलोटिन कहा जाता है, यानी ए इसका राइट आंसर है। वन ऑफ द की टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट इन द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS इंक्लूड द इंट्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रमुख तकनीकी बदलावों में से एक किस प्रणाली की शुरुआत शामिल है? तो BNSS में जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रावधान किए गए वह क्या था? EFIR, ई समन और ई वारंट, यानी डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड इट मैंडेटरी फॉर स्टेट टू एस्टेब्लिश पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एज यूनिट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस? किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय राज्यों के लिए स्थानीय स्वशासन लोकल गवर्नेंस की इकाइयों के रूप में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना अनिवार्य बना दिया? तो पंचायती राज की स्थापना 73वें संविधान संशोधन 73rd अमेंडमेंट
कब किया गया था? 1992 में, जिसमें कि पंचायती राज का संवैधानिक प्रावधान किया गया। 74वें संविधान संशोधन, जिसमें अर्बन यानी नगरपालिका, नगर निगम यानी नगरीय स्थानीय स्वशासन का जो प्रावधान है वह 74वें संविधान संशोधन में किया गया। पंचायती राज का 73वें में। तो याद रखिएगा, और यह पार्ट 9 के अंतर्गत है, पार्ट 9 के अंतर्गत है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है। तो सी इसका राइट आंसर है, 73वां संविधान संशोधन। विच इंडियन सिटी इज नोन फॉर इट्स एबंडेंस ऑफ बिल्डिंग फीचरिंग फ्रेंच कॉलोनियल आर्किटेक्चर? कौन सा शहर फ्रांसीसी औपनिवेशिक वास्तुकला वाली इमारतों की प्रचुरता के लिए जाना जाता है? तो फ्रांसीसी, जिनका कि मैक्सिमम एडमिनिस्ट्रेशन पुडुचेरी से होता था। पुडुचेरी जो कि फ्रेंच कॉलोनी थी, तो फ्रेंच वास्तुकला की इमारत सबसे ज़्यादा पुडुचेरी में दिखा जाता है, जिसके अंतर्गत वाइट बिल्डिंग्स थे, और जो स्ट्रीट्स के नाम है वह फ्रेंच में हैं, फ्रेंच स्ट्रीट नेम है। ठीक है, तो अगर मोटे तौर पर देखें तो पांडिचेरी फ्रेंच वास्तुकला से प्रेरित है, गोवा पोर्चुगीज वास्तुकला से, और कोलकाता वह ब्रिटिश से, क्योंकि इनकी शक्तियों का केंद्र यही शहर रहा है। तो बी इसका राइट आंसर है। द इंट्रोडक्शन ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793 प्राइमरली एम्ड टू। 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य क्या था? तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस की अस्थायी बंदोबस्त थी, इसमें मुख्य प्रावधान क्या थे? तो इसमें जमींदार को जमीन का परमानेंट, भूमि का अस्थायी स्वामी घोषित किया गया, अस्थायी ऑनर बना दिया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में जमींदारी व्यवस्था को अपनाया और भूमि का परमानेंट ऑनर जो है वह जमींदारों को बना दिया। फिक्स्ड रेवेन्यू कर दिया, रेवेन्यू फिक्स हो गया। जमींदार को एक फिक्स रेवेन्यू ब्रिटिश को देना था, जिसके कारण जो जमींदार जो थे वह ब्रिटिश के प्रति लॉयल हो गए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी। क्रिएट ए क्लास ऑफ लॉयल जमींदार्स हु वुड इंश्योर रेगुलर लैंड रेवेन्यू कलेक्शन। वफादार जमींदारों का एक वर्ग तैयार करना जो नियमित भू राजस्व संग्रह सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। याद रखिएगा, यह व्यवस्था जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा में काफ़ी सक्सेसफुल रही। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में काफ़ी सक्सेसफुल रही है। तो बी इसका राइट आंसर है। विच टू बेसिक पोस्चर फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ ओडिसी डांस। ओडिसी नृत्य का आधार कौन सी दो मूल मुद्राएं हैं? जो बेसिक उनका पोस्चर होता है उसमें होता है चौक और त्रिभंग। कई बार इस पर सवाल पूछा गया। चौक और त्रिभंग जो मुद्रा है वो ओडिसी से संबंधित है। चौक में क्या होता है? चौक या स्क्वायर पोजीशन होता है, स्क्वायर पोजीशन होता है, जिसमें मेल जो है वह डेटी यानी देवता का पूजा मतलब पोस्चर बनाते हैं, डेटी स्टांस कहा जाता है। ठीक है, उसे चौक कहते हैं। दूसरा है त्रिभंग। त्रिभंग क्या है? तो यह थ्री बेंड पोजीशन है, थ्री बेंड पोजीशन है, जिसे फेमिनाइन कहा जाता है। स्त्रियां मुख्य रूप से करती है, और ग्रेसफुल। तो राइट आंसर है चौक और त्रिभंग यानी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइफ साइज स्टैंडिंग इमेज ऑफ यक्षिनी होल्डिंग ए चौरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्कल्पचर ट्रेडिशन ऑफ विच पीरियड। चौरी को पकड़े हुए यक्षिनी के आदमकद खड़ी प्रतिमा किस काल की मूर्ति कला का पारंपरिक उदाहरण है? आपने देखा होगा यक्ष यक्षिनी की मूर्ति, दीदारगंज की यक्ष यक्षिनी की मूर्ति
जो कि मौर्य कला का एक श्रेष्ठ नमूना है, जो कि मौर्य काल के यानी 3rd सेंचुरी बीसी का है, सेंचुरी बीसी का है। इसे अभी भी जो यक्षिणी की मूर्ति है अभी भी दीदारगंज में रखा गया है। तो इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, तो यह पॉलिश्ड है। इसकी जो पॉलिश है वह एकदम चिकनी है। पॉलिश स्टोन टेक्निक को यह दर्शाता है, टेक्निक को दर्शाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। मौर्य काल इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू, कौन सा कथन सत्य है। पहला है, महाबलीपुरम में स्थित सौर मंदिर नक्काशीदार ग्रेनाइट ब्लॉक पत्थरों से निर्मित द्रविड़ वास्तुकला का उदाहरण है। बिल्कुल सही है, यह कार्व ग्रेनाइट पत्थरों का बना हुआ है, जो कि द्रविडियन आर्किटेक्चर का श्रेष्ठ नमूना है। क्या है, नक्काशीदार ग्रेनाइट ब्लॉक से निर्मित है, तो पहला कथन सही है। दूसरा है, यह मंदिर पल्लव युग के रॉक कट गुफा मंदिरों से लेकर पूरी तरह से संरचनात्मक पत्थर के निर्माण की वास्तुकला के निरंतरता को दर्शाता है। पल्लवकालीन जो स्थापत्य है उसमें रॉक कट गुफाएं बनाई गई है, ठीक है, जो कि इनके स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चरल कंटिन्यूटी को दर्शाता है। यानी दूसरा कथन भी सही है, राइट आंसर होगा। कथन 1 एंड कथन 2 दोनों सही है और इसका सही स्पष्टीकरण भी है, तो ए इसका राइट आंसर है। हाउ इज द ऋग्वेद बेस्ट डिस्क्राइब इन द कंटेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन लिटरेचर। प्राचीन भारतीय साहित्य के संदर्भ में ऋग्वेद का सर्वोत्तम वर्णन किस प्रकार किया गया है। तो साहित्यों में ऋग्वेद का वर्णन किस तरह किया गया है। पहला है, उपनिषदों का संकलन, कलेक्शन ऑफ हिम्न, मंत्रों का संकलन, विभिन्न युगों के भजनों का संकलन है, तो डी इसका राइट आंसर है। ऋग्वेद में क्या है, 1028 सूक्त है, 1028 सूक्त है, 10,462 मंत्र है, तो राइट आंसर हो गया, राइट आंसर है डी। व्हाट डज द टर्म कुणबी रेफर टू द कंटेक्स्ट ऑफ मराठा सोसाइटी। मराठा सोसाइटी के संदर्भ में कुणबी का क्या अर्थ है। कुणबी कौन थे, तो कुणबी जो थे वह किसान थे। किसान पशुपालकों का समूह कुणबी कहलाता था, तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताना भगत ने 20वीं सदी के आरंभ में एक अद्वितीय जनजातीय आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसे आधुनिक समय में उरांव समुदाय के बीच ब्रिटिश और स्थानीय जमींदारों के खिलाफ सुधार और हिंसा पर जोर दिया गया। अच्छा, किस राज्य के बारे में पूछा गया है, तो राइट आंसर है झारखंड। झारखंड में ताना भगत मूवमेंट शुरू किया गया था, जो कि उरांव समुदाय के बीच ब्रिटिश और स्थानीय जमींदारों के खिलाफ एक अहिंसा पर जोर दिया गया है। इसके जो फाउंडर थे, जिसके द्वारा नेतृत्व किया गया था, उनका नाम था जतरा भगत। जतरा भगत, यह नॉन वायलेंस था, गांधी जी के फिलॉसफी पर आधारित था। तो 1914 में शुरू हुआ था, याद रखिएगा 1914 में यह झारखंड खास करके छोटा नागपुर क्षेत्र में यह शुरू हुआ था। छोटा नागपुर क्षेत्र में उरांव समुदाय के द्वारा, उरांव कम्युनिटी के द्वारा यह शुरू किया गया था, तो सी इसका राइट आंसर है। विच सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल मूव बाय लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली इंश्योर दैट असम रिमेन्ड ए पार्ट ऑफ इंडिया एंड नॉट ईस्ट पाकिस्तान ड्यूरिंग द कैबिनेट मिशन प्लान प्रपोज्ड इन 1946। 1946 में गोपीनाथ बारदोली के किस महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम ने यह सुनिश्चित किया कि 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव के दौरान असम भारत का हिस्सा बना रहे, ना कि पूर्वी पाकिस्तान का। तो राइट आंसर क्या है, तो राइट आंसर है इसका ए, असम को बंगाल के साथ समूहित करने का विरोध किया गया, क्योंकि अगर असम बंगाल के साथ ग्रुप हो जाता तो यह ईस्ट पाकिस्तान में चला जाता, तो इसीलिए इसके समूहीकरण का विरोध किया था। तो असम जो है इस वजह से भारत का हिस्सा बना रहा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ए इसका राइट आंसर है। विच सेक्टर सफर ड्यू टू रिडक्शन इन फर्टिलाइजर सब्सिडी पोस्ट 1991।
1991 के बाद उर्वरक सब्सिडी में कमी के कारण किस क्षेत्र को नुकसान हुआ? तो एग्रीकल्चर सेक्टर को हाईएस्ट बेनिफिट देती थी कौन? फर्टिलाइजर सब्सिडी। लेकिन 1991 के बाद फार्मिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और इसके कारण जो एग्रीकल्चर में है वह उर्वरक सब्सिडी को कम किया गया। ठीक है, तो इससे काफ़ी स्मॉल फार्मर्स इफ़ेक्टेड हुए, स्मॉल फार्मर्स इससे इफ़ेक्टेड भी हुए थे। तो राइट आंसर है एग्रीकल्चर यानी सी। द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग विच प्लान? भारत में हरित क्रांति किस योजना के दौरान शुरू की गई थी? किस पंचवर्षीय योजना? तो इसका टाइम पीरियड है 1961 से 66। थर्ड पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान, जिसमें कि इसका टाइम पीरियड 1961 से 66 के बीच है। भारत में हाई यील्ड वैरायटी के बीजों का प्रयोग किया गया। ग्रीन रेवोल्यूशन इसी टाइम पीरियड में हुआ था। ठीक है, इसका फुल इम्पैक्ट जो है, फुल इम्पैक्ट वह 4th 5 ईयर प्लान में हुआ, 4th 5 ईयर प्लान में। तो राइट आंसर हो गया बी यानी तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब मॉडर्न करेंसी सिस्टम? कौन सा कथन आधुनिक मुद्रा प्रणाली का सही वर्णन करता है? पहला है मुद्राएं पूरी तरह सोने के द्वारा समर्थित है, बिल्कुल भी नहीं। सेकंड है मुद्राओं को आसानी से सोने में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, करेंसी आर नॉट रीडली कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड। तो राइट आंसर होगा बी। जो भारत में मॉडर्न करेंसी है उसमें क्या है? नॉट रीडली कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड। डॉलर गोल्ड कन्वर्टेबिलिटी जो है वह निक्सन के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था। निक्सन ने इसे इंड कर दिया था। तो राइट आंसर है बी। अगला सवाल, ए पर्सन नीड्स एक्सपेक्टिकल विथ ए पावर ऑफ -2.5 D, दिस इंडिकेट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम। यानी वह मायोपिया से, माइनस निगेटिव पावर है तो उसे मायोपिया से प्रॉब्लम है, बी इसका राइट आंसर है। मायोपिया एंड नीड्स ए डाइवर्जिंग लेंस, निकट दृष्टि दोष से उसे मायोपिया है तो उसे अपसारी लेंस की आवश्यकता है, कनकेव या डाइवर्जिंग लेंस, कनकेव या डाइवर्जिंग लेंस को उसे यूज करना चाहिए। अगर उसे -2.5 D डायोप्टर होता है डी का तो ठीक है। अब यहीं अगर हम उसे पॉजिटिव में मान लें तो इसका मतलब है कि उसकी फार साइट कमज़ोर है, फार साइटेड है, उसके पॉजिटिव पावर हैं तो उसे कन्वेक्स लेंस यूज या कन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस यूज करना चाहिए, कन्वर्जिंग लेंस यूज करना चाहिए, बी इसका राइट आंसर है। द डेविड डिक्सन अवार्ड इज प्रेजेंटेड एट द कॉमनवेल्थ गेम्स एट होम। राष्ट्रमंडल खेलों में डेविड डिक्सन पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो बेस्ट एथलीट को। पहले तो सवाल यही पूछा जाता है डेविड डिक्सन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो यह कॉमनवेल्थ गेम से संबंधित है जिसमें बेस्ट एथलीट को या आउटस्टैंडिंग बेस्ट एथलीट को यह अवार्ड दिया जाता है। तो बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट खो खो रूल्स इज आर करेक्ट? खो खो रूल के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला है कि पोल हाइट जो है वह 1.20 से 1.25 मीटर होता है और इसका डायमीटर 9 सेंटीमीटर होता है, बिल्कुल सही है। टोटल मैच ड्यूरेशन इंक्लूडिंग इंटरवल इन 48 मिनट, यह 48 नहीं होता है, 36 मिनट का होता है। ठीक है। सब जूनियर चेसर्स ब्लॉक डिस्टेंस इन सेम एज जूनियर्स, तो सब जूनियर जो है वह सेम नहीं होता, दोनों का डिफरेंट होता है। तो राइट आंसर होगा 1, इसका राइट आंसर है 1, ओनली 1 इज करेक्ट। अगला सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एथलीट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एंटी डोपिंग प्रोसीड्योर। एथलीट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एंटी डोपिंग प्रोसीड्योर, तो एंटी डोपिंग में क्या होता है? एथलीट क्या है, वह वेयर अबाउट्स इंफॉर्मेशन देता है।
जो रेगुलेटरी हैं उन्हें वह कहाँ जा रहे हैं इसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं। उनको सैंपल कलेक्शन का कंप्लायंस है वह पालन करना पड़ता है। तो राइट आंसर होगा ए, एथलीट मस्ट प्रोवाइड एक्यूरेट वेयर अबाउट्स इंफॉर्मेशन एंड कंप्लाई विथ ऑल सैंपल कलेक्शन प्रोसीड्योर। जो सैंपल कलेक्शन के लिए कंप्लायंसेस है उन्हें पालन करना पड़ता है। सेकेंड है एथलीट्स आर अलाउड टू डेलीगेट द सैंपल कलेक्शन प्रोसेस टू ए टीम ऑफिशियल इफ दे हैव वैलिड रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। डोपिंग रोधिंग प्रक्रिया में एथलीट की जिम्मेदारी के बारे में कौन सा कथन सही है? तो डेलीगेट, इसमें क्या होता है, जो सैंपल दिया जाता है वो किसी डेलीगेट्स के द्वारा नहीं दिया जाता है। टीम ऑफिशियल इफ़ दे हैव वैलिड रीजन, एथलीट्स आर अलाउड टू डेलीगेट, डेलीगेट नहीं, अगर सैंपल मांगा जाता है किसी एथलीट से तो वह खुद स्वयं जाकर वो अपना सैंपल देते हैं। ठीक है, तो केवल पहला कथन सही है। द ताजमहल वाज इंस्पायर्ड बाय विच फेमस मोन्यूमेंट। ताजमहल को किस स्मारक से प्रेरित माना जाता है? तो ताजमहल जो है वह हुमायूं टॉम की प्रतिकृति मानी जाती है, इससे इंस्पायर माना जाता है। इसमें दोनों की शैली है वह काफ़ी मिलती है, जैसे चारबाग शैली हुमायूं टॉम में भी यूज किया गया है। और दूसरा है डबल डोम, जो कि ताजमहल की जो खूबसूरती है वह डबल डोम की वजह से और अधिक बढ़ती है, जो कि पर्शियन आर्किटेक्चर स्टाइल है। तो राइट आंसर हो गया ए, हुमायूं टॉम। यह क्या है? पर्शियन आर्किटेक्चर स्टाइल है। ठीक है, तो राइट आंसर है ए। विच कैटेगरी ऑफ सब्सटेंस प्रोहिबिटेड इन स्पोर्ट्स इंक्लूड ड्रग्स दैट इंक्रीज अलर्टनेस एंड रिड्यूस फैटिग। खेलों में निषिद्ध पदार्थों को किस श्रेणी में वे दवाएं शामिल हैं जो सतर्कता बढ़ाती है और थकान कम करती है? इसे स्टिमुलेंट कहा जाता है, जो कि थकने नहीं देती है, बहुत ज़्यादा देर तक एक्टिव रखती है और फैटिग कम करती है, थकान को कम करती है। इसे स्टिमुलेंट कहा जाता है, उत्तेजक। तो डी इसका राइट आंसर है। विच एक्ट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ डायरकी ड्यूअल गवर्नमेंट इन द प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली, दोहरे सरकार की शुरुआत की थी? तो यह मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसके अंतर्गत क्या था? प्रांतों में द्वैध शासन था, प्रांत में द्वैध शासन था, डायरकी था, जिसे 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में समाप्त कर दिया। ठीक है, तो राइट आंसर है सी। विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट काउंसिल एंड देयर लोकेशन आर करेक्टली मैच। कौन सा बौद्ध परिषद उनके स्थान से सही सुमेलित है? पहला है बौद्ध परिषद राजगीर में, दूसरा लुम्बिनी में, दूसरा कहाँ है? वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्रा में, और चौथा कश्मीर में। ठीक है, तो राइट आंसर है ए। पहला जो बौद्ध परिषद हुआ था वह अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। ठीक है, दूसरा वैशाली में कालाशोक के द्वारा, तीसरा पाटलिपुत्रा में अशोक के द्वारा, और चौथा कश्मीर में कनिष्क के द्वारा। तो याद रखिएगा ए इसका राइट आंसर है। फिल इन द ब्लैंक। इन मध्य प्रदेश द अनमैरिड गर्ल्स प्लेस लैम्प्स इनसाइड ए डेकोरेटेड अर्थर्न पॉट कॉल्ड ड्यूरिंग गणगौर। मध्य प्रदेश के अविवाहित लड़कियां गणगौर के दौरान डैश नामक एक सजे हुए मिट्टी के बर्तन में दीपक रखती हैं। तो यह क्या होता है? इसे घुड़लिया कहा जाता है। घुड़लिया में क्या होता है? एक मिट्टी के बर्तन होता है जिसमें सजे हुए दीपक रखती है। गणगौर राजस्थान और मध्य प्रदेश में, राजस्थान और एमपी में काफ़ी प्रचलित है, जिसमें अनमैरिड गर्ल्स जो है, अनमैरिड गर्ल्स घुड़लिया को डेकोरेट करती है, इसके अंतर्गत दीपक रखती है और भगवान से पति की कामना करते हैं। पति की कामना के लिए यह किया जाता है।
गणगौर, याद रखिएगा बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है गांधार छवियों में अक्सर प्रभामंडल और घुंघराले बाल होते हैं। तो आपने देखा होगा जो गांधार समय के बुद्ध की जो मूर्तियां बनी है उसमें अक्सर प्रभामंडल का यूज किया गया है और बाल जो है उन्हें घुंघरेले दिखाया गया है। तो पहला कथन सही है। दूसरा है ये तत्व उत्तर पश्चिम भारत में ग्रीक रोमन का प्रभाव है, इसे हेलेनिस्टिक कहा गया है। ग्रीक रोमन जो इन्फ्लुएंस है उसे हेलेनिस्टिक कहा गया है। तो दूसरा कथन भी सही है। राइट आंसर है 1 and 2, बोथ ए एंड आर करेक्ट। फिल इन द ब्लैंक्स, मंडल ऑफ ऋग्वेद इज फर्दर सब डिवाइडेड। ऋग्वेद के मंडल को आगे किस में विभाजित किया गया? तो 10 मंडल थे, इन्हें 1028 सूक्त में विभाजित किया गया और टोटल 10,662 मंत्र या ऋचा में, मंत्र या ऋचा। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है सूक्त। अगला सवाल, आफ्टर द डेथ ऑफ शिवाजी विच ग्रुप केम टू होल्ड इफेक्टिव पॉलिटिकल पावर इन मराठा स्टेट। शिवाजी की मृत्यु जब हो गई तो मराठा राज्य में किसने प्रभावशाली राजनीतिक सत्ता हासिल की? तो 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई थी। उसके बाद जो चित्पावन ब्राह्मण थे पेशवा, इन्होंने राजनीति को कंट्रोल किया और बालाजी विश्वनाथ जो कि फर्स्ट पेशवा बनाए गए थे, फर्स्ट पेशवा। तो इन्होंने ही पेशवा जो है वह राजनीतिक सत्ता को हासिल किया और आगे के प्रशासन को संभाला। तो यह चित्पावन ब्राह्मणों के द्वारा किया गया था। तो फर्स्ट पेशवा जो है वह 1713 में बनाया गया था बालाजी विश्वनाथ को। पेशवा जो थे वह प्राइम मिनिस्टर की तरह काम करते थे, पीएम की तरह। तो डी इसका राइट आंसर है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वाई आई एम हिंदू? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। वाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। आपको पता है पूर्व विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर के द्वारा लिखी गई वाई आई एम हिंदू, जो कि हिंदुज़म की इंक्लूसिव फिलोसॉफिकल नेचर इसमें दर्शाया गया है, फिलोसॉफिकल नेचर को दर्शाया गया है। तो राइट आंसर है शशि थरूर यानी बी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब द लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल बेसिस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस इन इंडिया? कौन सा कथन भारत में विशेष श्रेणी राज्य के दर्जे के कानूनी और संस्थागत आधार का सटीक वर्णन करता है? विशेष श्रेणी राज्य के लिए पहला क्या है? तो सबसे पहले विशेष राज्य का दर्जा या 5वें फाइनेंस कमीशन में, 5वें वित्त आयोग के रिकमेंडेशन में आया था 1969 में, जो कि गाडगिल फार्मूले के अंतर्गत था, गाडगिल फार्मूले के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। तो इट इज़ नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी ग्रांटेड बाय द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसका उल्लेख संविधान में नहीं है और इसे राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा प्रदान किया गया था। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। इस स्टेटस को राष्ट्रीय विकास परिषद ने प्रदान किया था। कुछ राज्य हैं जिसके जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट के राज्य को स्पेशल स्टेटस दिया गया था। हिमाचल और उत्तराखंड के राज्यों को, पर्वतीय राज्यों को, हिमाचल और उत्तराखंड के। तो यह जो है राष्ट्रीय विकास परिषद के रिकमेंडेशन जो है, गाडगिल फार्मूले के रिकमेंडेशन को राष्ट्रीय विकास परिषद ने उसे ग्रांट किया, उसे लागू किया। तो सी इसका राइट आंसर है। हु डज ए कॉन्केव मिरर फ्रॉम एन इमेज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर? जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है? अवतल दर्पण की बात है तो यह रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और सेम साइज का बनेगा, यानी बी इसका राइट आंसर है, रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज का। अगर सेंटर पर रखी है तब, कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है तो
बी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्क्राइब द लॉ ऑफ डिमांड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में मांग के नियम का सटीक वर्णन। तो मांग का जो नियम है उसमें क्या होता है, प्राइस बढ़ेगा, किसी भी वस्तु की प्राइस अगर बढ़ेगी तो डिमांड घटेगा। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड है। बाकी अन्य चीज़ें अगर समान रही तो ठीक है, अन्य कंडीशन अगर समान रही तो प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी। इसे डिमांड कर्व कहा जाता है, डिमांड कर्व कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा सी। एज प्राइस इंक्रीजेज डिमांड डिक्रीज सेट्रिज पेरिबस। जैसे जैसे कीमतें बढ़ती है और मांग घटती है, अन्य बातें समान रहने पर। तो यह मांग के नियम का सटीक वर्णन है। विच कैटेगरी ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंस इन स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग ड्रग्स दैट इंक्रीज अलर्टनेस एंड रिड्यूस फैटिगनेस। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि खेलों में निषिद्ध पदार्थ के किस श्रेणी की दवाएं को शामिल है तो सतर्कता बढ़ती है और थकान कम करती है। तो यह होता है स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट क्या होता है, आपको थकने नहीं देगा, आपको एनर्जी को मेंटेन बनाए रखेगा। ठीक है, आपको ज़्यादा देर तक एक्टिव रखेगा। अगला सवाल, निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही का मिलान कीजिए, सही विकल्प पर निशान लगाइए। मैचिंग नहीं है। पहला है, अल्लूरी सीताराम राजू ने अंग्रेजों के खिलाफ रंपा विद्रोह किया था। रंपा विद्रोह किया था 1922 से 24 में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू के द्वारा रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया गया। पहला कथन सही है। दूसरा है, उन्होंने उन वन कानूनों का विरोध किया जो आदिवासियों के संसाधनों के पहुंच को प्रतिबंधित किया गया था। ट्राइबल एक्सेस को अगर कोई रिस्ट्रिक्ट कर रहा है तो उसका विरोध किया गया था। तो आर भी सही है, राइट आंसर होगा ए। ए एंड आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अकॉर्डिंग टू महालनोबिस स्ट्रेटजी ग्रोथ शुड प्राइमरली बी ड्रिवन बाय इन्वेस्टमेंट इन। महालनोबिस मॉडल के अनुसार विकास मुख्य रूप से निम्नलिखित निवेश के द्वारा संचालित होना चाहिए। किसके द्वारा होना चाहिए? कैपिटल गुड्स और सेक्टर्स के द्वारा, यानी पूंजीगत वस्तु क्षेत्र के द्वारा। सी इसका राइट आंसर है। जितना ज़्यादा कैपिटल गुड्स बनेगा उतना लॉन्ग टर्म का ग्रोथ होगा, यह इनका मानना था महालनोबिस का। तो सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, टिप्पानी इज ए ट्रेडिशनल फोक डांस परफॉर्म मेनली बाय वीमेन इन विच इंडियन स्टेट। टिप्पानी किस स्टेट से संबंधित है? तो यह गुजरात से संबंधित है। गुजरात के सौराष्ट्र में, गुजरात के सौराष्ट्र में टिप्पानी नृत्य किया जाता है, जिसमें लकड़ी के पोल को यूज किया जाता है, फ्लोर को उससे टेम्प किया जाता है, दबाया जाता है। जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क देखते होंगे जिसमें लकड़ी से सरफेस को बराबर किया जाता है, तो टिप्पानी कुछ इसी तरह का नृत्य है जो कि सौराष्ट्र में किया जाता है, गुजरात के सौराष्ट्र में। बी इसका राइट आंसर है। द इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म ऑफ 1991 वाज पॉपुलरली नोन एज। 1991 के आर्थिक सुधारे को लोकप्रिय नाम दिया गया है, तो इसे कहा गया है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जिसके अंतर्गत लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन LPG को अपनाया गया। मनमोहन सिंह इसमें प्राइम मिनिस्टर थे और PM नरसिम्हा राव थे। याद रखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये था SSC CGL 2025 के टॉप 500 क्वेश्चन का वीडियो नंबर 14। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।